हेलो बच्चों, दिस इज़ राम सर. वेलकम टू यू ऑल इन वरुणा अकेडमी. And today I'm going to start with class 11th. And in class 11th organic chemistry I'm going to start. Dear children, a very interesting chapter. Last two chapters, hydrocarbons and GOC. GOC means organic chemistry. GOC, general organic chemistry, and it is also, in chapter, if you go for your chapter name, so it is organic chemistry, some basic principles and techniques. It is named in this way. Dear children, actually organic, there are two chapters in class 11th and in class 12th, second volume completely devoted to the organic chemistry. There are 7 chapters. If you are very clear, it means whatever the concepts of organic actually belong to class 11th. Yes, dear children. So we need to focus especially on these both the chapters, because ये अगर हमको आ गया, विश्वास मानिए बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी. क्लास में 11th अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, और भी 11th में भी क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ. तो ये क्लास 12th में जो सेकंड वॉल्यूम होता है, ये पूरा इन दोनों चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है. कोई भी इफेक्ट हो गया है ना, कह सकते हो कॉन्सेप्ट सारा 11th में है, और अप्लीकेशन उसका जो है अप्लाई जो करना है वो आपका क्लास 12th में है. तो बच्चों, हमारा जो मिशन है वो ऑर्गेनिक मिशन है. ऑर्गेनिक मिशन, अभी हम ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं सबसे पहले. ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को विधिवत आपको अगर यहां से आप क्लास करते हो तो आपको बोर्ड लेवल में 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम करेगा. ठीक है, चाहे वो 11th का एनुअल एग्जाम है ना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को 100% कवर कर रहा हूं. और बाय द वे कुछ क्वेश्चंस इधर उधर के आते हैं, वो भी 100% इसी से कवर अप हो जाएंगे. अभी हम कंपटीशन पे काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम केवल कहां पे काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी टू द एनसीईआरटी चलूंगा, बोर्ड लेवल को लेकर के चलूंगा, और क्या कहते हैं आपका 11th एनुअल भी इससे आपका हो जाएगा. ठीक है, आपको पता है 11th एनुअल में क्या होता है, लास्ट में ये दोनों चैप्टर से लगभग सारे स्कूल्स में, ठीक है, 30 मार्क्स के आसपास यहां से आते हैं. ऑर्गेनिक का जो ब्लूप्रिंट है क्लास 12 का, वहां पे 28 मार्क्स आता है. कहने को तो 28 है, तो कभी कभी कि आपका 30 भी हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना. इंस्ट्रक्शन बच्चों आप सभी को सुनना बहुत जरूरी है. तो याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री में जो मेन ब्रांच है वो ऑर्गेनिक है प्यारे बच्चों. अगर आपको ऑर्गेनिक आती है तो सारा केमिस्ट्री आता है, ये याद रखना. ऑर्गेनिक कह सकते हो, ऑर्गेनिक आती है तो केमिस्ट्री आती है, ये है. और ऑर्गेनिक नहीं आती तो केमिस्ट्री नहीं आती. ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग वे दैट आई एम गोइंग टू यूज टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक. और आई गारंटी डियर चिल्ड्रन, कोई भी टॉपिक आपको नहीं फंसेगा. जैसा कि हमारा एक टाइटल ये कह सकते हो कि मेरा एक अपने से खुद से वो किया हुआ कि अगर आप किसी चीज को चाहोगे समझना, ठीक, और टीचर चाह लेगा समझाना, तो बच्चों उस चीज की इतनी मजाल नहीं कि वो आपको समझ में ना आए. 100% बच्चों याद रखिएगा. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. मैं जानबूझ करके फैन ऑफ करके रखा हूं ताकि आवाज हमारी आप तक अच्छे से पहुंचे. ठीक है, हाँ, ये हमारा एम है. अभी हम स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग तरीके को. देखो, जीओसी के नाम से ये चैप्टर खूब फेमस है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर आप चैप्टर एनसीईआरटी ने जो लिखा हुआ है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. ठीक, अभी हम ऑर्गेनिक मिशन बच्चों सब लोग तैयार है ना हमारे साथ? बिल्कुल. ठीक है, इन दोनों चैप्टर, बाकी इसके बाद एक इन दोनों चैप्टर्स के बाद एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो वो बहुत इजी चैप्टर है, आपका डेली लाइफ से है, तो हम उसको भी देख लेंगे. तो वो 3 चैप्टर हो गए, और आपका 12th का 7 चैप्टर सेकंड वॉल्यूम कंप्लीटली. ठीक है, तो हम इनको क्या होगा ना, 11th में तो आपको हेल्प करेगा ही, जो इवन 12th के भी जो बच्चे हैं वो इन दोनों चैप्टर को अगर नहीं देखे हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर इन दोनों चैप्टर्स को लेकर के डाउट है तो बिल्कुल समय निकाल करके वो बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली क्लास 12th में बहुत हेल्प करेगा. इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी रिएक्शन डियर चिल्ड्रन. It's very easy to understand the concepts of reaction, and by applying that concept you can get the easily solution of each and every reactions. Definitely need to be with me only, and believe on me, definitely you will get all the things positively. Thank you. अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक, अब बात आती है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या. ठीक है, हम केमिस्ट्री तो डिफाइन कर चुके हैं, है ना.
ठीक है, अब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसमें है क्या, डेफिनेशन की बात हम करते हैं। ठीक है, हाउ यू कैन डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है क्या प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, डेफिनेशन है तो जरूरी है बेटा, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, दैट डील्स विद, that deals with study of, that deals with study of compounds, study of compounds of carbon atoms, that deals with, a branch of chemistry that deals with study of compounds of carbon atoms which are covalently bonded with other carbon atoms, or atoms of element like hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. Full stop. This is all about, dear children, organic chemistry, how you can define. Okay, and you may say these compounds are said to be organic compounds. देखिए, इसके पीछे कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, है, यानी आप कैसे बोलोगे। ठीक है, आप क्या तरीका आपने अपनाया, जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये नेसेसरी है, कार्बन होना ही चाहिए। ठीक, कार्बन एटम्स, और इसकी देखो कार्बन एटम क्या होता है, टेट्रावैलेंसी आप सभी को पता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है ना। तो ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हो सकता है अगले कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है वो कार्बन एटम, एटम्स ऑफ एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबसे कोई भी और भी हो सकता है, मैं तो कुछ आपके एलिमेंट्स ले आऊं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम सिंपली हाइड्रोकार्बन्स आप लिख सकते हो, या कार्बन से लगे हुए और जो कोवेलेंट बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जो एलिमेंट्स कार्बन के साथ, वो सभी कंपाउंड्स की स्टडी हम करते हैं, यही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये बात आपकी 200 साल पुरानी है। ठीक है, एग्जैक्टली, ये अभी 2020 चल रहा है ना, ये आपकी बात जो है 200 साल पुरानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, ये 200 साल पहले ये ओरिजिनेट हुआ था। सबसे पहले ध्यान दो, एक जो है अकरेंस के बेसिस पे इसको बताया गया कि जो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना, प्लांट से या फिर एनिमल से आते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मिनरल सोर्सेज से आते हैं, है ना। तो मतलब समझ में आ रही है बात कि जो ऑर्गेनिक है वो लिविंग क्रिएचर से आते हैं, और जो इनऑर्गेनिक है वो कहां से आते हैं, नॉन लिविंग क्रिएचर से। बट यहां पे भी इन्होंने इसके बाद एक ब्राजीलियस साइंटिस्ट आए, इन्होंने इस चीज को कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किसका रिजल्ट है, ये वाइटल फोर्स का रिजल्ट है डियर चिल्ड्रन, है ना। जी हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन इन सब फैक्ट को फेल करते हुए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एफ वोलर। ठीक है, इन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से भी बनाया जा सकता है ना।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा लिविंग क्रिएचर से ही लिया जाता है, ये आपका इनऑर्गेनिक से भी। तो हम देखते हैं जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था उस पे हम चलते हैं एक एग्जांपल के फॉर्म में। ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपने पढ़ा है ना वाइटल फोर्स, है ना, जो आपका वाइटल स्टडी होता है ना, ये कार्बन एटम्स का आपने पढ़ा होगा, जो न्यूमरस, जैसे कोवेलेंसी, टेट्रावेलेंसी भी एक तरीके का क्या है आपका कार्बन का, ये वाइटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पहले जो, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन है तो जनरल आपको हमें जानना है यहाँ पे, हम आगे चल के खूब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीजें क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल वाइटल फोर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी देखो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था जिसका नाम था बच्चों यूरिया। ठीक है, तो यूरिया एक आपका एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने क्या लिया था, अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका एक जो रिएक्शन इन्होंने कराया था वो कैसा रिएक्शन था, सिंपल हीट किया था, और हीट करने के बाद जो टर्म दिया था उसका नाम था रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट क्या होता है, यानी ना तो एटम कहीं से ऐड ऑन होने वाला है और ना ही इसमें से एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, इसी में रीसब्स्टिट्यूट होकर के कुछ नया बनेगा। देखते हैं क्या बनता है। वो आपका बना जो कंपाउंड था NH2CONH2 प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, यूरिया कहा जाता है। ठीक, तो जो यूरिया होता है वही पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंटिस्ट वोलर ने बताया, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन्ड था रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू हीट देने के बाद प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, कैसे आया, किस तरीके से आया, तो ये इसके पीछे कहानी थी। ठीक है, बर्जीलियस ने कुछ बताया वाइटल फोर्स के थ्रू, और जो है फिर वोलर ने उसको भी डिस्कॉर्ड किया, और ये फाइनली इस तरीके से इन्होंने बताया। ठीक, देखो पहचानने का तरीका मैं बात करूं तो ये 100% तो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नोट हो गया, सब लोगों ने नोट कर लिया। देखो नोट करते समय पॉज कर लिया करो। पहचानने का तरीका मैं बता दूं, देखो मैं एनसीईआरटी लेवल अभी बेटा लेके चल रहा हूं, तो हम सिंपल वे एक देख लेते हैं। जैसे कार्बन तो होना ही चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही अगर एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, इफ बोथ आर प्रेजेंट, है ना, इफ बोथ आर प्रेजेंट, इफ बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों ही बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है ना। देन कंपाउंड said to be, है ना, ऑर्गेनिक। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों ये आपका ऑर्गेनिक है? तो कार्बन तो जरूर है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, यानी दोनों में से कोई एक हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो या दोनों के दोनों गायब हो जाए तो बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। जैसे मैं बात करूं NH3, ठीक, तो NH3 भी क्या है बोलो, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है। ठीक, अब बात आती है और भी हम कंपाउंड की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ध्यान दो, ठीक है, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ग्लूकोज मैंने ले लिया C6H12O6। ये कैसा कंपाउंड है बच्चों, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि सर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, बट ये 100% अप्लीकेबल नहीं है। एज आई एम कीप टेलिंग वन थिंग, क्यों नहीं अप्लीकेबल है? जैसे देखो यहीं पे मैंने ले लिया H2CO3, ठीक है, आप अमोनियम साइनेट ही ले लो, ठीक है, आपने यूरिया ले लिया, ठीक है, तो देखो यहां पे यूरिया में क्या है, यूरिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आ रहा है, ठीक है ना, नजर आ रहा है कि नहीं, क्या नजर आ रहा है बच्चों? यहां पे देखो मतलब कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ठीक, तो इसमें कंडीशन क्या है, ध्यान दो, अगर वो जो है बिल्कुल जो कंडीशन है वो ध्यान देने वाली बात होगी, हाइड्रोजन कार्बन से लगा होना चाहिए। इसका जब आप स्ट्रक्चर ओपन करोगे बच्चों, तो यहां पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से लगा है। आपने लिखा ना कि विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ कार्बन, या फिर एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सब लगे होने चाहिए। तो क्या ये हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर आप जब बनाते हो वो कैसा बनता है बोलो? ठीक है, अभी हम इस ज्योमेट्री पे नहीं जा रहे, हमने बना दिया, ये आपका जो है कुछ इस तरीके से आपका बन गया, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन। क्या कार्बन से लगा है? जी नहीं, किससे लगा है? ऑक्सीजन से। तो पहली चीज तो ये हो गया, इसलिए भी ये इनऑर्गेनिक है,
ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है। अमोनियम साइनेट में भी वही कहानी थी, NH4CNO। हाइड्रोजन कार्बन को देख करके केवल आपको नहीं कहना है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या वो हाइड्रोजन कार्बन से लगा हुआ है डायरेक्टली कोवेलेंटली, है ना। तो ये चीज को भी आपको देखना पड़ेगा, और ये तभी क्लियर होगी जब आपको जो है बॉन्डिंग कैसे लगाई जाती है, यानी आपको स्ट्रक्चर कंपाउंड का पता होगा फिर। और स्ट्रक्चर आपका कहां मिलेगा, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपको मिलता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, है ना। वहां से हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम ज्योमेट्री एलाबोरेट नहीं कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं। एक और भी कारण है इसका इनऑर्गेनिक होने का, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो इनऑर्गेनिक मिनरल है, ठीक है, बिल्कुल। इसका नॉन लिविंग आपका जो है सोर्स होने के कारण भी ये कैसा है, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लूकोज मैंने देखा, सब लोगों ने नोट किया एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक। CH4 ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C3H8 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन है, ठीक। हम और कैटेगरी फ्रेम कर लेते हैं, C12H22O11 ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका सुक्रोज है। सुक्रोज भी इट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये पहचानने का तरीका हो गया। कैसे पहचानोगे, दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, कंडीशन क्या है, वो दोनों एक दूसरे से कोवेलेंटली डायरेक्टली बॉन्डेड होने चाहिए, ठीक। और यहां पे जो है एक चीज और हमने यहां पे क्या पढ़ लिया, अगर बाय द वे वो नहीं भी यहां पे जरूरी नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन रहते हुए, अगर दोनों में कोई एक एब्सेंट है तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दोनों के दोनों एब्सेंट है फिर भी वो इनऑर्गेनिक है, केवल कार्बन एब्सेंट है फिर भी वो इनऑर्गेनिक है, केवल मतलब कि हाइड्रोजन केवल एब्सेंट है फिर भी वो इनऑर्गेनिक है। एग्जांपल के साथ देखा, दोनों प्रेजेंट हैं फिर भी वो इनऑर्गेनिक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्टली कोवेलेंटली यानी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड नहीं है, ठीक। चलो, ये रहा हमारा आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आसानी से आप लोग पहचान लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन समझ में आया, यहां तक तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। इंट्रोडक्शन समझ में सबको आ गया ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ compounds of carbon atoms which are covalently bonded to the other carbon atoms or atoms of element like hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen and halogen। ओके, तो ये सारा आप जो है पढ़ा। इसमें पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था बच्चों, यूरिया था, है ना। किसने डिस्कवर किया था, वोलर ने। किससे ऑब्टेन्ड हुआ था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, और उसको बेटा हीट करने के बाद रीअरेंजमेंट प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ था, तो हमारा एक कंपाउंड मिला था यूरिया, ठीक है ना। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। हमने आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजों को देखो। यहां पे हमें जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनकी ज्योमेट्री। इनके देखो, जो टेट्रावैलेंसी है सबको पता है, कार्बन कार्बन का कैटेनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, इनफाइनाइट नंबर आपके जुड़ सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन की अपेक्षा में भी आपका कार्बन का कैटेनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, ठीक, स्मॉल साइज होने के कारण, है ना। ये भी आपका है। और आगे हम बढ़ते हैं। वैलेंसी भी अच्छी खासी है, 4 है, इसीलिए इसकी टेट्रावैलेंसी के नाम से ये जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं, देखो ज्योमेट्री हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वैसे आपके लगभग कार्बन का जो 4 बॉन्ड होने के कारण, तो ये अगर सारी सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो टेट्राहेड्रल निकल के आती है, जैसे CH4 आपका हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसमें बच्चों, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या लिख दिया, चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। देखो, आपने इनऑर्गेनिक पे पढ़ा ना, कहां पढ़ा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होगा, मतलब कहने का मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। वहां पे आपने क्या पढ़ा था, sp2 sp3 sp3d पढ़ा था, sp3d3 पढ़ा था, सॉरी d2 sp3d3 पढ़ा था। ये आपके टोटल हाइब्रिडेशन पढ़ा हुआ है। बेटा हाइब्रिडेशन होता क्या है ना। हाइब्रिडेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल
इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ 2 और मोर देन 2, है ना, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि तभी वो हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। वो भी डिफरेंट होगा, एस नहीं, sp होगा या spd होगा, ठीक। तो वो क्या बनाते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, देन दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। अब क्या होता है, हैविंग सेम एनर्जी एंड सेफ, स्टार्टिंग में बिफोर इंटरमिक्सिंग उनमें क्या होता है, एनर्जी का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सेफ साइज का भी डिफरेंस होता है, बट इंटरमिक्स होने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, एनर्जी भी सेम होती है और क्या कहते हैं उनका सेफ भी सेम हो जाता है, जिसकी वजह से इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये बेसिकली आपका कहां पे है बच्चों, हाँ ये कहां पे है आपका, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, काफी कुछ लेना देना है उस चैप्टर का इससे, ठीक है। अगेन आई रिपीट, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more different atomic orbitals of valence shell is known as hybridization। ये सिंपल एक डेफिनेशन 1 लाइन की हो गई, ठीक। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, इंटरमिक्सिंग के पहले क्या होता है, उनमें क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, याद रखना, तभी जाकर के वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से वो तभी आकर के रिएक्ट करेंगे, है ना, ओवरलैप करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। और मिक्स होने के बाद क्या होता है, बराबर हो जाता है, सेम एनर्जी सेम सेफ साइज, है ना, और इंटरमिक्सिंग के पहले स्लाइट डिफरेंस। अब ध्यान दो, ये तो रही बात हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की, ठीक। जैसे sp इंटरमिक्स किया तो 2 sp नया हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करेगा, यही कहानी है इसकी। sp2 मिक्स किया तो टोटल मिक्सिंग कितनी हो गई, 3 हो गई, तो क्या हो जाएगा, sp2 sp2 sp2, 3 नए तैयार हो जाएंगे। sp3 मिक्स किया तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार होंगे बोलो, sp3 का मतलब 1s और 3p मिक्स किया तो कितने तैयार होंगे, 4 तैयार होंगे, 4 किसके, sp3 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 sp3, ठीक। तो उसको हमें यहां नहीं पढ़ना है, हमें केवल सिंपल जनरल हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ना है। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किसका हाइब्रिडेशन निकालने वाले हैं, है ना, हम बात करने वाले हैं फॉर, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन जरूर होगा और हमें कार्बन एटम का ही हाइब्रिडेशन निकालना होता है ना, तो फॉर कार्बन एटम्स डियर चिल्ड्रन, ठीक है ना, हम बात करने वाले हैं किसकी बच्चों, फॉर कार्बन एटम्स की। कितने होते हैं यहां पे, ये 3 ही होते ही हैं, एक होगा बेटा sp, दूसरा होगा sp2, तीसरा होगा बच्चों sp3, समझ में आया। अब बात आती है सर ऑर्गेनिक में क्यों 3 ही होता है जबकि इनऑर्गेनिक में 6 होते हैं। बेटा इनऑर्गेनिक के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं मैक्सिमम वैलेंसी 7 तक शो करते हैं, इवन कुछ 8 भी है बट 8 स्टेबल माना जाता है, इनर्टनेस आपका आ जाता है, तो हम लोग जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, तो उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक में 7 तक एग्जिस्टेंस है प्यारे बच्चों, इसलिए, और वो उसका हमें निकालना भी नहीं होता 8 वाले का, 7 तक, इसलिए वहां पे sp3d3 तक जाता है, एक s हो गया, 3p हो गया और 3d हो गया, ठीक। तो इनऑर्गेनिक में वैलेंसी ही मैटर करती है बेटा, और यहां पे कार्बन की वैलेंसी प्यारे बच्चों कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4, मतलब 4 होती है, ये आपका कांस्टेंट है, तो 4 का मतलब क्या हुआ, sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3, बिकॉज इसके आगे बढ़ोगे तो देखो एक s 3p मिला के 4 तो हो ही चुके हैं, है कि नहीं बच्चों, 4 तो आपके पहले से हो चुके हैं। अब ध्यान देते हैं हम आगे, sp sp2 कैसे निकालेंगे, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट, डिफाइन नहीं करना है, अगर डिफाइन कैसे करना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी एंड सेफ, आफ्टर इंटरमिक्सिंग गिव्स आउट two new sp hybrid orbitals having same energy and size, ठीक है, आर नोन एज, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इज नोन एज, दिस कंप्लीट फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब आपको पता चल गया होगा ऑर्गेनिक में कितने तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बोलिएगा 3, कौन कौन सा, sp sp2 और sp3। अब इनऑर्गेनिक में कितने होते हैं, 7, हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, अब इन्हीं पे आगे हम काम करेंगे, ठीक। ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक, और वो हर जगह अप्लाई होगा बच्चों, हर जगह अप्लाई होगा, ठीक, उसको दिमाग में एकदम नोट कर लेना है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। किसके थ्रू बोलिएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है।
तीन ही होगा, sp sp2 या sp3 में कोई एक होगा। ठीक, अब बात आती है सर हम सिग्मा बॉन्ड पहचानेंगे कैसे, है ना। तो आप लिख लो, पहले एक टेबल बना लो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और एक में लिख लो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और इसके बाद लिख लीजिएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, ये सिंगल भी हो सकता है, और एक लास्ट लिख लीजिएगा नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। इनमें से कोई भी अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखो पहला आपको पता है, सबसे पहला sp हम मानते हैं, सेकंड sp2 हम लेते हैं, और बेटा थर्ड को हम ले रहे हैं sp3। ठीक है, sp sp2 sp3 की हम बात कर रहे हैं। sp में ध्यान दो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेटा 2 होते हैं, ठीक, और sp2 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ध्यान दीजिएगा 3 होते हैं, और यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होते हैं। ठीक बेटा, sp2 में जो पाई बॉन्ड होता है वो 2 होता है, और जबकि sp2 में जो पाई मतलब sp में पाई बॉन्ड 2 होता है, sp2 में पाई बॉन्ड बेटा 1 पाई, या डायरेक्टली हम पाई लिख दें, और यहां पे क्या हो जाता है बच्चों 0 पाई होता है। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, जब sp होता है बेटा तो यहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जब ध्यान दो वहां पे आपका sp2 होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और sp3 होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो एक आपका देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हमने आपको बताया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के थ्रू बताया, और नेचर ऑफ बॉन्ड के थ्रू बताया। एक एग्जांपल भी लेते हैं, एक एक एग्जांपल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं CH4 मैंने लिया, ठीक है, देखिएगा बच्चों CH4 आपको पता है। अब आपको पहचानना है सर सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानते हैं, तो दो चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, केवल दो चीज आप कहीं पे लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना। ठीक, ऑलवेज बिटवीन टू एटम्स फर्स्ट बॉन्ड विल बी सिग्मा। हमेशा हमेशा दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा हमेशा सिग्मा ही होगा। ठीक, क्लियर हो गया। एंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज 1। ठीक, दूसरा कहानी मैंने क्या बताया, जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है दो एटम के बीच में वो हमेशा एक ही होता है, और जो पहला बॉन्ड होता है किन्हीं दो एटम के बीच में वो सिग्मा ही होता है। समझ में आया? आई रिपीट अगेन, इफ यू आर राइटिंग एट समवेयर एल्स प्लीज राइट डाउन एवरीवन। क्या लिखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज 1 and the first bond between any two atoms is always sigma। ठीक है, बस यही दो पॉइंट लिखना था। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो पहचानना है हमें यहां पे कितने सिग्मा निकल के आ रहे हैं, बोलो। देखो ये हमें कार्बन का ही निकालना है, ठीक है ना। कार्बन का एक काम करो, एक सराउंड बना लो, मतलब इस तरीके से एक छोटा सा सर्कल बना लो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अभी इसमें कितना, ये आपका पहला ही बॉन्ड है, तो यानी एक सिग्मा ये हुआ, दूसरा सिग्मा ये हुआ, तीसरा सिग्मा ये हुआ, चौथा सिग्मा बच्चों ये हो गया। भाई कितने टोटल सिग्मा है, यहां हम बात करें तो यहां जो निकल के आ रहा है बेटा वो 4 सिग्मा निकल के आ रहा है, ठीक है। और पाई की बात करें, कितने पाई है बोलो, 0 पाई निकल करके आ रहा है। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो क्या है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ये तीनों ही फैक्ट किस हाइब्रिडाइजेशन को प्रेफर करते हैं, बोलिएगा sp3 को प्रेफर करते हैं। ठीक, यानी यहां पे जो कार्बन का हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। कोई एक फैक्ट के थ्रू जा सकते थे, ऐसा नहीं है, कोई एक फैक्ट के थ्रू जा सकते थे, तो इसलिए आपको जो है मैंने तीनों आपको बता दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपका ये पहला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक, यहां पे आपको निकालना है, ठीक है, इसमें आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन निकालना है दोनों ही कार्बन एटम्स का। यू हैव टू फाइंड आउट हाइब्रिडेशन फॉर बोथ द कार्बन एटम्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इस कार्बन का सराउंड बना लिया मैंने, बना लिया, ठीक है ना। इस कार्बन का सराउंड बनाया, इस कार्बन का भी सराउंड बना लिया, ठीक है। इस तरीके से सर्कल बना लिया कार्बन के चारों तरफ। तो क्या हो जाएगा बेटा, इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक तो यहां से सिग्मा मिला, एक यहां से सिग्मा मिला, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा वो इसी सिग्मा होगा। हाइपोथेटिकली कोई भी सिग्मा पाई हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ही केवल पाई होगा, है ना। हाँ बच्चों बिल्कुल, ये सिग्मा हो गया। अब सिग्मा के अलावा पाई 0 भी हो सकता है,
पाई 1 भी हो सकता है, पाई 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि बॉन्ड ही 4 होते हैं। समझ में आया? हाँ, और कार्बन कार्बन एटम के बीच में 4 बॉन्ड भी नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है ना। ओवरलैपिंग की साइड भी नहीं रह जाती है, ये भी एक कारण है। चलो, तो 3 सिग्मा निकल के आए और 1 पाई निकल के आया। तो यहाँ पे इस कार्बन की मैं बात करूँ तो यहाँ हमें मिल रहा है 3 सिग्मा, ठीक है, 1 पाई मिल रहा है, ठीक है, या हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे देखो 3 सिग्मा मिल रहा है, 1 पाई मिल रहा है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये तीनों फैक्ट बच्चों मिलाकर के किसको गवर्न करते हैं? sp2 को कहते हैं। सेम कहानी इस कार्बन पे है, देख लो, ये कार्बन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 2, और बेटा ये जो कार्बन है ना, ये इसका सिग्मा इधर भी काउंट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं, अगर सिग्मा पाई को कैलकुलेट करने को आएगा तो ये 2 नहीं काउंट किया जाएगा, ये 1 ही, भाई एक ही ना बॉन्ड है, बट ये जो सिग्मा है ये दोनों को जो है फेवर कर रहा है sp2 पहुंचाने में, ठीक। तो ध्यान दो, अभी हम बताएंगे हाउ टू काउंट नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये भी आसान है क्योंकि सिग्मा पाई पहचानना आएगा तो आप काउंट कर ले जाओगे आसानी से, ठीक है। नोट हो गया, 3 सिग्मा 1 यहाँ पे पाई हो गया, ठीक है। sp2 की बात कर रहे हैं, आगे हम बढ़ जाए, यहां पे भी sp2 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके लिमिटेशन भी अभी मैं बताऊंगा क्या इसमें कमी है, क्यों मैं कह रहा हूं केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आप चलो। बहुत बढ़िया, ये हो गया, ठीक है, नोट हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया, नाम की बात नहीं, अभी आईयूपीएसी नेम तो भाई स्टार्ट करेंगे ना, बड़े अच्छी तरीके से पढ़ने वाले आईयूपीएसी, घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा। ये कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन है। अभी इस कार्बन की हम बात करें चारों तरफ बच्चों, इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? एक इस साइड से, एक इस साइड से, 2 ही तो आ रहे हैं भैया। अरे भाई 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा का नंबर 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो बच्चों कितने आ रहे हैं भाई? तो भाई एक यहां पे, एक ये तो पाई ना हो जाएगा, ये भी ना पाई हो जाएगा, तो क्या हो गया? 2 पाई 1 सिग्मा आया, ठीक है। अब देखो 1 सिग्मा इधर से, तो यहां पे मिला 2 सिग्मा 2 पाई एंड द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन इज का ट्रिपल बॉन्ड. So all three factors are favoring for sp and the same possibility we are getting over here. So that is why again here it will be sp. क्या समझ में आया सबको? Yes. आ गया ना? ये रहा बच्चों टेबल और एक एक एग्जाम्पल. अब हम एग्जाम्पल की थोड़ी सी झड़ी लगा देंगे. हाँ, एग्जाम्पल्स कई सारे करेंगे. कुछ ऐसे कंपाउंड्स देगा मैं दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, उनको भी आप कर लीजिएगा ताकि आपको ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाए. नोट हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया. पॉज करके बेटा नोट किया करो, जल्दी होगा, ठीक है. और क्या कहते हैं, हम आगे भी बढ़ते रहेंगे. अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको भी इरेज ही कर देते हैं. ठीक, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलना है? केवल सिग्मा. पाई को भी हटा देना है. आपके नॉलेज के लिए मैंने तीनों बता दिया, बट क्या रखना है? ओनली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ना ही पाई, ना ही नेचर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, देखते हैं ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा सा जो है समझ में आए. CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं पिक्चर. अब सही है ना? ये सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर लिया है. इसका हमें इन अभी सारे कार्बन एटम्स का हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सारे कार्बन एटम्स का. फाइंड आउट, है ना, ये क्वेश्चन हमारा है. फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम. क्या करेंगे हम? ठीक है, ईच कार्बन एटम्स. पहले काम करो, मेरा कहना मानो, आप जब तेज हो जाओगे तो अच्छी बात है यहीं से निकाल लो, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा. तो आप हाइड्रोजन को एज अ सिग्मा कंसीडर कर लो और डायरेक्टली जो बचा हुआ है उसको ऐड करके आप बढ़ सकते हो, या फिर आप इसको ओपन भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से. ठीक है, CH2 लिखा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, ये C लिखा हुआ है, H को मैंने ओपन कर दिया, आगे भी C है, फिर से H लगा हुआ है बेटा, नीचे CH3 है. देखो मैं पहले ओपन कर रहा हूं, ठीक है, और इस कार्बन को ये इस तरीके से कुछ लगा दिया गया. ठीक है, ये तो बेटा ये तो आपका हो गया. अब बात आती है सर हम लोग को तो ये सब आता भी नहीं ओपन करना, है ना. तो अभी हम बताएंगे किस तरीके से आपका जो है कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उसकी भी हम बात करेंगे. बिल्कुल, अभी इंट्रोडक्शन के तौर पे अभी हम हाइब्रिडेशन क्लियर करना चाह रहे हैं, बस अभी डायरेक्टली आप नोट कर लो,
कोई बात नहीं, आपको मैं बताऊंगा कैसे कार्बन जुड़ता है, कैसे हाइड्रोजन जुड़ता है, किसकी कोवेलेंसी कितनी होती है, नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, हम बताएंगे बच्चों। बस आपको जुड़े रहना है, केवल पेशेंस के साथ और टाइम देना है, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैंने कहा है ना, जैसा कि 100% क्वेश्चंस आप चाहे जैसा पेपर टीचर बनाएगा आप कर ले जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक। तो आपको बस यही करना है, ठीक है। अब अभी अभी इसको नोट कर लो बेटा। इस कार्बन पे कितने सिग्मा आ रहे हैं चारों तरफ, बोलो। 1 2 3, ठीक है। कितने आ रहे हैं? 1 2 3। अगर 3 सिग्मा इसके तरफ इस पे मिले तो sp2 हो गया। अभी पाई को हटाओ दिमाग से, चलो इसकी बात करते हैं। कितने आ रहे हैं बोलो? आप कहोगे सर 1 2 3, तो क्या हो गया? sp2 हो गया, ठीक है। इस कार्बन के चारों तरफ कितने आ रहे हैं? 1 2 मतलब 2 3 4। बेटा बोलिएगा क्या हो गया? sp3 हो गया, ठीक है। इस कार्बन के चारों तरफ कितने आ रहे हैं? जल्दी बोलो भाई। 1 2 3 4, क्या हो गया बोलो बच्चों? sp3 हो गया। इस कार्बन के चारों तरफ कितने आ रहे हैं? वापस से 4 ही आ रहे हैं। 1 2 3 4, कितने हो गए? sp3 हो गए। अब इस कार्बन के चारों तरफ कितने आ रहे हैं बच्चों बोलो? एक यहां से एक यहां से, तो क्या हो गया? sp हो गया। इस कार्बन के चारों तरफ कितने आ रहे हैं बोलो बच्चों? भाई 1 इस साइड से और 1 इस साइड से, तो बोलो बच्चों क्या हो गया? ये sp हो गया। आ रहा है ना समझ में भाई? सबको आ रहा है ना? बिल्कुल, ये इजी है, कुछ भी नहीं है। नोट कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप कह रहे हो सर आपने तो कहा था कि पाई बॉन्ड जो है, हाँ पाई बॉन्ड के भी थ्रू वही तो आंसर आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, अभी और भी मैं बता रहा हूं। हो गया, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। हो गया, इरेज कर दूं, पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एक एग्जांपल लेता हूं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये BHU एंट्रेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल BHU एंट्रेंस का क्वेश्चन है। अब बात आती है सर इसमें क्या ऐसा है जो आप बोल रहे हैं, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2। आप थोड़ा सा पाई बॉन्ड के थ्रू चलो। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बोलो कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा? पाई बॉन्ड के थ्रू चलो, डबल बॉन्ड है कि नहीं बोलो? बोलोगे सर sp2 आएगा, मैंने मान लिया sp2, ठीक है। इस कार्बन पे नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है भाई? डबल, इधर से भी डबल ही है, डबल है, तो यहां भी sp2 आएगा। इस कार्बन पे नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? डबल ही है, तो sp2 आएगा, ठीक। पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ले लो। इस कार्बन पे कितने पाई बॉन्ड है बोलो? इस कार्बन पे एक इस साइड से, एक इधर से है, एक इधर से है, 2 पाई है। तो 2 पाई अगर होता है, 2 पाई है कि नहीं भाई? देख लो, ठीक है। 2 पाई तो आपको नजर ही आ रहा होगा, ठीक है। इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ध्यान दो, 1 पाई है, इस कार्बन पे भी 1 पाई है, तो थोड़ा सा पाई का कॉन्सेप्ट तो यहां पे लग जाएगा, ठीक है। क्या ये sp2 करेक्ट है? अभी रुक जाओ, पाई को छोड़ते हैं, अभी हम बता रहे हैं पाई का भी एग्जांपल लेंगे। क्या यहां पे ये sp2 करेक्ट है? आपका आंसर आएगा सर करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? डबल बॉन्ड के थ्रू तब तो ऐसे देखोगे तो आ ही रहा है, लेकिन गलत है ना। इसलिए बच्चों बहुत जगह ऐसा होता है, हम फंस जाते हैं और कई कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलते हैं, लेकिन सिग्मा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं फेल नहीं होगा, ठीक है। सिग्मा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी फेल नहीं होगा, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, सिग्मा को ही फॉलो करिए, ठीक है। आप देख लो सिग्मा अगर मैं फॉलो करा दूं यहां पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिग्मा फॉलो करा दूं, इसके पास कितना सिग्मा? जल्दी बोलो। 1 और 2 हाइड्रोजन से आ गया तो कितने हो गए? 3 हो गए। इसके पास कितना सिग्मा? 1 2 हो गए। इसके पास कितना सिग्मा बोलो? 2 हाइड्रोजन से ओपन ना करो ना, हाइड्रोजन सिग्मा ही देता है बेटा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी इसकी 1 होती है, तो 2 सिग्मा और एक यहां से मिल गया, हो गया कितना सिग्मा? हो गया 3 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब यहां भी 3 ही सिग्मा है, तो 3 सिग्मा में sp2 आएगा, ठीक है ना। और यहां पे 2 सिग्मा है तो sp आएगा, ठीक है, ये sp2 हो गया। और यहां पे कितने सिग्मा है? 1 2 3 हो गए, तो sp2 आएगा, ठीक है। बिल्कुल एंट्रेंस में आया था sp2 sp2 sp2, ठीक है। जो अगर वो वाला कॉन्सेप्ट लगाए होंगे उनका गलत भी होगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एक क्वेश्चन मैं घर के लिए देता हूं, इसको करके आइएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको आप लोग घर से करके ही आइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, हाँ ठीक है, आप इसका आंसर भी ये जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। कार्बन एटम की नंबरिंग करके जो है, ठीक है, या फिर जाने दो, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ये बहुत लंबा जाएगा।
अभी छोड़ते हैं, अभी एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन और नोट कर लो बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH हो गया, उसके बाद एक और CH3, ठीक है, और यहां से मैं लगा देता हूं CH3 CH3 CH3। चलो ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इतना करिएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको प्रॉब्लम होने वाली है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के निकालने के लिए, ठीक है। तो कार्बन के निकालने का यही सिंपल तरीका है, ऐसे ही आप निकालिएगा और आपको आसानी से हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में तो एनुअल एग्जाम में भी आ सकता है, आपके 11th में आता भी है, ठीक है। 12th में क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको बार बार मैं बोलूंगा जब sp2 कार्बन से लगा हुआ sp3 कार्बन होता है तो अल्फा कार्बन होता है, तो आपको sp2 कार्बन पता तो होना चाहिए, कैसे निकालेंगे आपको पता तो होना चाहिए कि sp2 पहचानते कैसे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, ये पहला वीडियो था क्लास 11th ऑर्गेनिक पे, मुझे लगता है सबको अच्छा भी लगा होगा। इफ ठीक है, इफ यू पीपल आर फीलिंग वेल सो प्लीज सपोर्ट, है ना, और होप एवरीवन इज नोइंग हाउ टू सपोर्ट करना है। और क्या कहते हैं आगे के वीडियोस का आपको अभी ये प्लान है, जब तक लॉकडाउन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 11th ऑर्गेनिक में स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। फिर आगे जैसा भी होगा प्लान में कोई चेंजेस होंगे तो निश्चित तौर पे वो भी आपको मिल जाएंगे, और आपको 9 o'clock पे मॉर्निंग में वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।